नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लगभग 500 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को टैप करके सीक्वेंसली अरेंज किया गया है ताकि आपको जो है क्लियर विजिबिलिटी मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अगर आपको हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी इत्यादि का भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है क्योंकि ये जो है भारतीय संविधान के ढांचा में अहम योगदान दिया था। तो इसके तहत एक जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था कोलकाता में। और कब? तो 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत में के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? दोस्तों, भारतीयों को जो यहाँ के निवासी थे उसको प्रशासन में जो भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत जो है प्राप्त हुआ था? तो ये है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? दोस्तों, संघीय शासन का प्रावधान जो था ये भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, एक बात बताना यहाँ पर जरूरी है कि भारतीय संविधान तो बहुत सारे देशों के संविधान से प्रेरित है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि इनमें से किस देश से या किस ऑप्शन से, कौन से ऑप्शन से जो है सबसे अधिक प्रेरित है भारतीय संविधान, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1935 अगर ऑप्शन में दिया गया है तो, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे चीज को अपनाया गया है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम ने किया गया था? तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, वर्तमान समय में भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम पर आधारित है? केंद्र और राज्य की जो भी जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 की ही देन है, या इसी की नियम को फॉलो किया गया है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? दोस्तों, संविधान सभा की बहुत सारे बैठक भी हुई थी। तो ये जो संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था ये रखा गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा सामूहिक रूप से। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये भी हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी। इसके 3 प्रमुख सदस्य थे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था? कैबिनेट मिशन में जो प्रतिनिधि थे तो उसमें निर्वाचन जो है किस अनुपात में हुआ करता था? तो आपका आंसर होगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था। प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम विभाग के सदस्य कौन थे? दोस्तों, अंतरिम सरकार जो बनाए गए थे तो उस जो है श्रम विभाग यानी जो वर्कर विभाग है तो उसके जो है सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे जगजीवन राम। एक प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही किया गया था, लेकिन भारत कब आया? तो 1928 में। और इसी साइमन कमीशन को दोस्तों गोरों का कमीशन भी कहा जाता है। गोरों का कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि साइमन कमीशन का गठन पूछे तो 27, भारत कब आया? तो 28। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि अंतरिम सरकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि श्रम विभाग के सदस्य जगजीवन राम थे, तो इसी प्रकार राष्ट्रमंडल संबंधी या विदेश मामले में ये सदस्य कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार बनाए गए थे उसकी बात हो रही है यहाँ पे। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग के सदस्य कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि विभाग के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे। श्रम विभाग के जगजीवन राम। अभी आपने देखा दोस्तों ये सारे स्रोत जो है एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, ऑथेंटिक है। रक्षा विभाग के कौन थे? तो ये सरदार बलदेव सिंह। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि साइमन कमीशन को कहा जाता है, हमने पहले ही कहा साइमन कमीशन को जो है गोरों का कमीशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। कब बना था? 1927 में। कब आया?
तो 1928 में भारत आया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी बैठक में अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसको कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी मॉडल को जो है किसने तैयार किया था? तो सर BN राव ने तैयार किया था। ये बात अलग है कि भारतीय संविधान की जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, लेकिन प्रारूप को जो प्रथम बार मॉडल प्रस्तुत करने का जो श्रेय है ये सर BN राव को ही जाता है। प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण काल में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो एडवाइजर भी थे ये भी सर BN राव ही थे। तो सर BN राव से 2 क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले संविधान का मॉडल यानी प्रारूप को किसने जो है प्रस्ताव रखा था? तो ये भी सर BN राव। और भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये भी सर BN राव। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? कॉमन सी क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 और तब से हम गणतंत्र दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, यानी हमारा देश गणतंत्र हुआ था, जबकि संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। एक एक तथ्य को क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को, यानी जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था उससे 2 दिन पहले अपना लिया गया था। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रगान कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे VVI कर लीजिएगा। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। भारत का जो अशोक स्तंभ है तो इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था यानी अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को, यानी गणतंत्र जिस दिन हुआ उसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह को जो है अपनाया गया था, जो हमारा अशोक स्तंभ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार यानी एडवाइजर समिति के जो अध्यक्ष थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी दोस्तों लैंग्वेज का खेला है, यहाँ पे अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे संविधान सभा की बात हो रही है और वहाँ जो सर BN राव थे वो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? दोस्तों प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था सर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। यानी पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर को लेकर, यानी 6 + 1 अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मतलब निर्वाचित जो हुआ था तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो उस समय प्रेसिडेंसी नाम चलता था दोस्तों, तो ये मुंबई प्रेसिडेंसी से जो है इलेक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कौन से जो ये समिति से क्वेश्चन आता है तो कौन से समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ये दोनों नेहरू जी के पास थे।
प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति सर भीमराव अंबेडकर, और यही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भी 2 समिति थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी 2 समिति थे, और एक समिति और भी डिपेंडेंट, ये राज्यों के लिए समिति जो अपनाया गया था ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ही थे। अब संचालन समिति ये भी एग्जाम में पूछा था, तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा एक प्रारूप समिति है और दूसरा संचालन समिति है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अब भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास को देखते हैं। आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इधर है, ब्रिटिश क्राउन के तहत इधर है। यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ एक बात दोस्तों, कि जब 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था उससे पहले भारत का शासन जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चला जाता था। जैसे ही 1857 के विद्रोह में भारतीयों की पूर्णतः हार हो गई तो ये शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चलाया जाने लगा, यानी यहाँ की जो है शासन व्यवस्था ब्रिटिश से ऑपरेट होने लगी। तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं दोस्तों कि 1857 से पहले जो कुछ एक्ट हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसकी एक अलग विशेषता है क्योंकि इसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाद बाकी ये जो एक्ट है, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। तो दोस्तों इस तरह की पूछा नहीं जाएगा चार्टर एक्ट से कि कब बनाया गया, क्योंकि चार्टर एक्ट जो है एक से अधिक बार सेम नाम से बनाया गया। अब बात करें दोस्तों, मैं इसको इसलिए यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम, तो ये 1858 है ना। भारत सरकार अधिनियम कब बनेगा, 1858। दोस्तों 1857 की जो विद्रोह थी उसमें इंडियन की हार हो गई, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसके बाद जो है इंडिया की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, यानी यहाँ की जो है सत्ता व्यवस्था ये ब्रिटिश से ऑपरेट होने लगे वहाँ के महारानी के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 बनाया गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा ये रहेगा 1909 भारत परिषद अधिनियम, और 1909 में जो इसलिए मैंने इसे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी चलाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 माउंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है इसे। भारत शासन अधिनियम 1935, और इसको जो है ये संविधान के बनाने में सबसे अधिक योगदान जो है, सबसे अधिक प्रेरित जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही है, भारतीय संविधान। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ से किस देश से क्या लिया गया है इसके बारे में हम रीड करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये लिया गया है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब अटैच किया गया, तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को 1976 में अटैच किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, आपको याद होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। और ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निषेध तत्व जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसे रखा गया है संविधान के भाग 4 में, जो आर्टिकल कवर करता है 36 से 51। तो आपको ये भी याद रखना है, भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है नीति निषेधक तत्व को, जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद को कवर करने का काम करता है 36 से 51। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो है संकल्पना ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी एक बार जो है जजमेंट दे देने के बाद उसका पुनः अवलोकन करने की जो नियम है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़े लिखित संविधान है जिसकी तुलना की जा सकती है, तो दोस्तों इसकी तुलना जो है अमेरिकी संविधान से की जा सकती है, क्योंकि अमेरिकी संविधान जो है हालांकि दोहरी नागरिकता प्रदान करता है और इंडिया में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिकी संविधान जो है लिखित है, वहीं पे ब्रिटिश संविधान जो है अलिखित है, इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो है आंसर जो है ये अमेरिकी संविधान रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया, संवैधानिक संशोधन की प्रावधान जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने में वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 में। अब अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो दोस्तों आपातकालीन उपबंध जो है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। हालांकि वित्तीय आपात जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वित्तीय आपात जो है
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से अगर क्वेश्चन आए तो आपका आंसर जर्मनी होगा। दोस्तों आपात की बात करें तो आपात 3 प्रकार के होते हैं इंडिया में। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और एक होता है वित्तीय आपात आर्टिकल 360। ये अभी तक इंडिया में नहीं लगाया गया है और ये तो बहुत बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन आए दिन लगते रहते हैं। तो ये दोनों जो है ये जर्मनी से लिया गया है, जबकि वित्तीय आपात की जो व्यवस्था है ये यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित सभी अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों ये है 352, 360, 356 अभी बात किया हमने। भारतीय संविधान में नीति निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों ये जापान से लिया गया है, जो है निहित विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया प्रेरित है, तो ये ब्रिटेन से। दोस्तों लैंग्वेज का फेरा है, यहाँ पे निहित विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया हो तो जापान से हो जाएगा। सीधे विधि निर्माण प्रक्रिया कहे यानी कानून व्यवस्था की प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन से प्रेरित है। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों संघ की व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। संघ की व्यवस्था भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों मूल अधिकार जो भाग 3 में रखा गया है और आर्टिकल कवर करने का काम करता है 12 से 35, तो ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो वर्तमान समय में मात्र 6 है, पहले 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाने के कारण अब जो है मात्र 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। अगला है वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो अभी हमने बताया सिर्फ 6 बचा है, पहले 7 हुआ करता था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है यानी हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, उसकी जगह की जो भरने की प्रक्रिया है यानी निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वहीं राज्यसभा में जो 12 आदमी को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यसभा में निर्वाचन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका और मनोनयन जो 12 आदमी को किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित है? केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है राज्यों में तो ये कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो संसद की संयुक्त जो बैठक होती है तो ये प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों संसद के संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वहीं पर इसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश से प्रेरित है? तभी हमने कहा जो मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, वहीं जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है अब देखते हैं कि क्या चीज कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी यूएसए। यहाँ से बहुत सारे चीज भारतीय संविधान ने अपनाए हैं, लगभग 10 से 11 चीज अपनाए हैं। आप देख लेते हैं। प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग ये भी यूएसए से ही प्रेरित हैं। मूल अधिकार जो भाग 3 में रखा गया है जो अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी अमेरिका से है। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से है। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाए जाने की प्रक्रिया ये भी अमेरिका से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। और एक है जनहित याचिका ये भी जो है रिट जिसको बोलते हैं ये भी जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली ये भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से के संविधान से प्रेरित है। अब देखते हैं दोस्तों ब्रिटेन से भी बहुत ज़्यादा लिया गया है। 2 ऐसे देश हैं ब्रिटेन और अमेरिका, यहाँ से बहुत सारे चीज़ जो है भारतीय संविधान में अपनाया गया है तो इसीलिए हमने जरूरी समझा आपको सबकी चर्चा करना। विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से प्रेरित है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय,
विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। तो ये 8 चीज जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो है सबसे इसमें पूछा जाता है एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग है जो 25 भागों में विभक्त है। जैसे 51 के क बना दिया गया, यानी 4 भाग 4 का क बना दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है 3 एडिशनल भाग बना दिए गए हैं। तो टोटल मिला के 25 हो गए हैं। वैसे मूल रूप से 22 भाग है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है तो आपका आंसर 22 होगा। लेकिन अगर पूर्णतः विस्तृत, अगर भारतीय संविधान मूल रूप से कितने भाग, मतलब भारतीय संविधान वर्तमान में कितने भागों में विभक्त है, तो आपका आंसर 25 होगा। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में भाग 1 में वर्णित है। तो भाग 1 में वर्णित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये आर्टिकल कवर करते हैं 1 से 4। दोस्तों भाग से ही याद करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को समझ सकते हो भारतीय संविधान में, क्योंकि अगर आपने भाग याद कर लिया और वो किस आर्टिकल के दायरे में रखा गया है ये याद कर लिया तो आपका बहुत जो है समझने में सहूलियत हो जाती है। जैसे अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, और ये कहाँ रखा गया है, तो 1 से 4 आर्टिकल में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता की वर्णन किया गया है कि किस प्रकार नागरिकता जो है किसी की छीन सकती है या कोई प्रदान प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो ये रखा गया है 5 से 11 के बीच में। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 में। और मौलिक अधिकार कुल कितने वर्तमान समय में थे, तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 हुआ करता था, अब 6 है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है तो निधि निषेधक तत्व है, और ये आर्टिकल जो है कवर करते हैं 36 से 51। और ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जो है किस भाग में रखा गया है। तो अब अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग है, लेकिन अगर पूर्णतः विस्तृत की बात करें तो 25 भाग में विभक्त है। तो इसमें 51 को क बना दिया गया और उसको रखा गया भाग 4 में। तो ये मूल कर्तव्य जो 1976 में जोड़े गए थे संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, तो 51 के क आर्टिकल में रख दिया गया। और ये किस भाग में है, तो 4 के क में। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह जो है किया गया था। भारतीय संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। संविधान के भाग 5 में रखा गया है, तो भाग 5 में रखा गया है संघ को, और ये आर्टिकल कवर करते हैं 52 से 151। देखिए कितनी लंबा छलांग है यहाँ पे, 52 से डायरेक्ट 151 तक जो है संघ की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में भाग 6 में रखा गया है, तो भाग 6 में राज्य को रखा गया है। सब सीरियली है दोस्तों, एक एक प्रश्न जो है सीक्वेंसली सजाया गया है ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य रखा गया है, 5 में संघ रखा गया है, 6 में राज्य रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश से है, जो 239 से 242 तक की आर्टिकल को कवर करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, भाग 9 में। और उसके बाद जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है भाग 10 में, आर्टिकल 244। संघ और राज्यों के मध्य संबंध संविधान के किस भाग में दर्शाया गया है, तो ये भाग 11 में दर्शाया गया है, संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है। भारतीय संविधान के भाग 15 में रखा गया है। दोस्तों बीच के बहुत सारे छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 15 में रखा गया है निर्वाचन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल कवर करता है 324 से 329। मात्र 5 अनुच्छेद जो है निर्वाचन को जो है कवर करते हैं, और ये भाग 15 में रखा गया है। भारतीय संविधान में राजभाषा को समावेश किया गया है, तो ये भाग 17 के अंतर्गत 343 351 में रखा गया है जो है राजभाषा। और 343 के 1 में कहा गया है, 343 के 1 आर्टिकल में कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। अगर आपने रेलवे विभाग में आप काम कर रहे हो और कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम दोगे तो यहाँ से 10 नंबर की क्वेश्चन पूछा जाता है डिपार्टमेंटली सिर्फ राजभाषा से। चूंकि मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध की वर्णन किया गया है। 352, 356 और 360 यानी 3 आर्टिकल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मूल रूप से 3 आर्टिकल है, लेकिन ये 352 से 360 जो है सभी आर्टिकल किसी न किसी रूप में आपात उपबंध से ही संबंधित है। बात करें दोस्तों कि 3 प्रकार की आपात जो है, फिर एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात है,
356 के तहत राष्ट्रपति शासन है और 360 के तहत वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात को छोड़कर बाद बाकी जो दो बचा ये जर्मनी से लिया गया और वित्तीय आपात जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो ये रखा गया है भाग 20 में और आर्टिकल है 368। और किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। और वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में गारंटित है और इसको रखा गया है आर्टिकल 300 के क में। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? तो 12। 4 अनुसूचियां जो है बढ़ा दिए गए हैं संविधान संशोधन करके। पहले मूल रूप से कितने थे? तो 8, अभी कितने हैं? तो 12। प्रश्न आता है दोस्तों, अनुसूची से भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करते हैं। दोस्तों राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र का विवरण जो है अनुसूची 1 में दिया गया है। अब बात करें दोस्तों भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? दोस्तों वर्तमान जो मूल रूप से था फंडामेंटल तो ये 8 ही था, बाद में 4 को और ऐड किया गया तो ये संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। तो जो 9वां संविधान जो अनुसूची बनाया गया तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही बनाया गया था। प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संविधान की किस अनुसूची के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो दोस्तों ये 5वीं अनुसूची में ऐसी व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा शुल्क पर कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो दोस्तों सरकार द्वारा जो शुल्क है उस पर कर लगाने का अधिकार जो देता है ये 7वीं अनुसूची में इसकी वर्णन किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों ये 9वें अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो ये जोड़ा गया है ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में और ये दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल जो कानून है उससे संबंधित है 10वीं अनुसूची। ये कब जोड़ा गया? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन। इस बार 11वीं एनटीपीसी में पूछा गया था इसकी ईस्वी। संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? यानी 3 प्रकार की जो सूचियां हमारे संविधान में कि संघ सूची इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है संघ के पास सुरक्षित है। राज्य सूची इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य के पास सुरक्षित है। विशेष परिस्थिति में जो है संघ के साथ मिलकर कानून बनाएंगे लेकिन स्वतंत्र रूप से जो है राज्य के पास सुरक्षित है। और संवर्ती सूची जिसपे दोनों के सहयोग से किसी प्रकार की कानून बनाई जाती है। तो ये तीनों ही सूची को 7वीं अनुसूची में रखा गया है और अनुच्छेद 246 में। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझने में बहुत ही इजी फील होता होगा क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसकी व्याख्या भी हम करते जाते हैं। पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों ये किए गए हैं अनुसूची 11 में। यानी पंचायतों की जो पास शक्तियां हैं और उसके जो कर्तव्य हैं उत्तरदायित्व हैं इसकी चर्चा की गई अनुसूची 11 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत से और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नगर पालिकाओं की शक्ति उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं तो ये 12वीं अनुसूची में। दोस्तों याद करने की बहुत ही सीधी तरीके हैं। 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायत से यानी गांव को देखा करती है। वहीं 12वीं अनुसूची जो है ये नगर से संबंधित है। जो नगर परिषद वगैरह होते हैं उनके उत्तरदायित्व को दर्शाता है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को वर्णित किया गया है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ये 8वीं अनुसूची में और वर्तमान में कितने मान्यता प्राप्त भाषा है? तो 22 भाषा है। दोस्तों सर्वप्रथम संविधान में जो है 14 भाषा को जो है मान्यता प्राप्त दिया गया था। उसके बाद जो है और 8 भाषा को जो है बाद में मान्यता प्राप्त दिया गया। अगला एक प्रश्न है राज्य संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर उनकी सीमाओं को रखा गया है। तो दोस्तों अनुसूची 1 से 4 में रखा गया है। यानी अनुसूची 1 से 4 तक किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसाधनात्मक शासन की जो है व्यवस्था की गई है। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था की विधायिका पर नियंत्रण होता है। कार्य
पालिका पर, यानी संस्थात्मक शासन व्यवस्था जो होता है तो विधायिका का नियंत्रण किस पर होता है, तो कार्यपालिका पर। भारत का संविधान परिसंघीय ने इनमें से किस निर्धारित होता है, तो दोस्तों भारत का संविधान जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से संबंधित शब्द है परिसंघीय। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार इसको संविधान की आत्मा कहने का काम जो है ग्रेवलिन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। वैसे संविधान की आत्मा जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को कहा गया था, जिसमें संविधानिक उपचारों के अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियां थी। दोस्तों जब संविधान मूल रूप से बनी थी तो उसमें 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान समय में 440 से भी ज्यादा आर्टिकल हो चुके हैं और अनुसूचियां जो हैं ये 12 हो चुके हैं तथा 22 भाग जो 25 भागों में विभक्त हैं। तो यहाँ पे सारा के सारा क्लियर हो गया होगा। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है, दोस्तों भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। दोस्तों भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है भारत के लोग ही हैं, यानी भारत के जनता ही है। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। एक प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा था स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, तो इन्होंने महात्मा गांधी ने इन्होंने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आ गई दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। तो बाद में जो है इसके बहुत सारे अधिवेशन हुए स्वतंत्रता तक। तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाए तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, जो अभी तक समाप्त नहीं हुए, अभी भी जो है ये प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्यरत हैं। प्रश्न है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय पशु है बाघ और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, और ये एग्जाम में पूछा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो यह है कमल, इसका वैज्ञानिक नाम होता है न्यूलिम्बो न्यूसिफेरा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो यह है मोर और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेसस। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ को हमने पहले ही कहा कब अपनाया गया, तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। एक प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, स्रोत क्या है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते है, स्रोत क्या है मुंडक उपनिषद। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में इस बार पूछा गया था कि मुंडक उपनिषद का किस वेद का जो है अंग है, तो ये अथर्व वेद से प्रेरित है। अथर्व वेद से जो है प्रेरित है मुंडक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद से प्रेरित है सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अब देख लेते हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में जो है वर्णित चीज, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो हालांकि हम सबकी चर्चा ही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 150 से अधिक चीज जो है वर्णित है, इतने हम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो जो है 2 से ढाई घंटे की भी हो सकती है। दोस्तों संघ सूची में प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है, डाक संचार व तार है, निगम कर सेवा है, युद्ध और शांति है, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क है, बीमा है, प्रत्यर्पण है, शेयर बाजार है। वहीं अब बात करें राज्य सूची में तो लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा एवं जुआ, कृषि योग क्षमता। यूं कहे दोस्तों कि राज्य सूची और संघ सूची संवर्ती सूची में क्या शामिल है, तो आप अगर इसका परिभाषा जान लिया तो अधिकांश क्वेश्चन को आप बिना याद किए हुए डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस सूची में वर्णित हो सकती है। दोस्तों संघ सूची में वर्णित चीजों में सिर्फ कानून बनाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है, यानी ये किसी भी राज्य से पूछ-तूछ नहीं करते हैं, सीधा अपना कानून बनाते हैं स्वतंत्र रूप से। राज्य सूची की बात करें दोस्तों तो वैसे तो कॉमन रूप से जो है ये जो है राज्य सूची की जो है बात कर रहे थे दोस्तों कि राज्य सूची जो है इस पे स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य के पास सुरक्षित है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जो है संघ इसमें जो है टांग अड़ा सकता है और दोनों के मिलने से ही जो है कानून बनाई जाती है। संवर्ती सूची ये नाम से स्पष्ट है कि दोनों के जो है मतलब दोनों को जो है इस कानून बनाने में दोनों को ही भाग लेना है, दोनों की सहमति जरूरी है, यानी संघ की और राज्य की। तो अगर आपने ये परिभाषा ठीक से अगर आपने समझ लिया तो अधिकांश चीज़ों को आप जो है
ऑप्शन को छांट सकते हैं। अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि दंड विधि, प्रक्रिया विधि, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। तो अब आप खुद ही सोचिए, दंड पे अगर सिर्फ व सिर्फ राज्य ही कानून बनाए तो संघ क्या करेगा, क्योंकि राज्य तो है, यहाँ पे अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, तो सब पार्टी अपनी अपनी चलाने के लिए कुछ भी नया करते रहते हैं। तो अगर दंड की जो प्रक्रिया ही बदल दे और संघ को पूछे ही नहीं, तो ये फिर तो नहीं रहा अच्छी बात। तो इसी प्रकार से आप सोच के ही बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना। मैं प्रस्तावना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आप चार शब्द देख रहे हैं, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, तो दोस्तों इन चारों को जो है क्रम को जो है उल्टा पुल्टा करके सही पूछा जाता है, और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले आपको लोकतंत्रात्मक लिख देंगे, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। तो आपको ऐसे ही याद करना है और ये याद ही कर जाना है, क्योंकि आए दिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इस प्रकार से भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना में अटैच है। अब बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब है भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, यहाँ हर धर्म के लोग जो है निवास कर सकते हैं। हर धर्म अपने अपने धर्म को मानने के लिए, उसके प्रति श्रद्धा निष्ठा रखने के लिए स्वतंत्र है हर आदमी। तो इस प्रकार के शब्द है धर्मनिरपेक्ष, और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी देश है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा कहलाता है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे आत्मा कहा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है, वंशानुगत शासन व्यवस्था का नहीं होना। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है, तो यहाँ भारत में जो है यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पे जो है चुनाव के माध्यम से शासन चलाए जाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कैरी नहीं करता है। तो इस प्रकार भारत एक गणतंत्र देश का उदाहरण है। किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा कहा था। तो दोस्तों एम हिदायतुल्लाह के द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा कहा गया है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो अभी हमने बताया भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ पे हर धर्मावलंबी निवास करने के लिए स्वतंत्र है, अपने अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने के लिए भी स्वतंत्र है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये तीनों ही शब्द जो है फ्रांसीसी, माफ कीजिएगा, रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित है। रूसी क्रांति 1917 जिसके नेता लेनिन थे, तो इनसे प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व जो है ये प्रेरित है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व यानी भाईचारा जो प्रेरित है, ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रेरित है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो संप्रभुता। संप्रभुता किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य क्या, यानी प्रस्तावना, कंफ्यूज नहीं होना है, जोड़ा गया था समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अब बात करें दोस्तों संघ एवं राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने, उसकी सीमा में बदलाव तथा उसके नाम में परिवर्तन का अधिकार है संसद को प्राप्त है, और ये आर्टिकल 1 से 4 के तहत करते हैं, जो हमने पहले ही आपको बताया था। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है। इस बार के आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 11 मार्च को। तो दोस्तों ये भी भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में इस बार पूछा गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए, जो देख के नहीं गए थे या करंट से संबंधित नहीं रहते हैं। क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव था, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एक ही जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार 7 पहले थे और 2 जम्मू कश्मीर के एरिया से आ गए, तो 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 को मिलाकर एक ही बनाया गया, तो इसमें से 6 बचा और 2 जम्मू कश्मीर से आया। तो वर्तमान समय में भी 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है और 1 राज्य घट गए
क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1953 में किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली थे। नए राज्य की गठन की शक्ति किसे प्रदान है? तो ये भी संसद को ही प्रदान है। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, गठन करना या इसका जो है पार्ट करना, जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तो ये सब सारे अधिकार जो है संसद को प्राप्त हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आंध्र प्रदेश को किया गया था 1956 में। 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, जो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो दोस्तों सिक्किम भारत का राज्य जो है 1975 में बनाया गया था और ये संविधान के 36वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था और ये भारत का 22वां राज्य था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने वाला है, इसीलिए हम आपको ये चार्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों 1 नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान अकेले ही भारत की कुल एरिया का 10.41% एरिया कवर करता है और यहाँ जो है सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य हो गया और इसकी जो भाषा है ये हिंदी है। मध्य प्रदेश 2 नंबर पे है, इसकी भी जो भाषा है ये भी हिंदी है। 3 नंबर पे महाराष्ट्र, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो आपको ये चारों को याद रखना चाहिए क्योंकि क्रम पूछा जाता है कि कौन सा क्रम सही है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है और जीके जीएस में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, उसके बाद एमपी, 3 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे जो है महाराष्ट्र है और 4 नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है, 4 नंबर पे जो है यूपी है। पहले 3 नंबर पे महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, 3 नंबर पर आंध्र प्रदेश हुआ करता था क्योंकि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गए तो ये दायरे से ये हट गया। अभी आंध्र प्रदेश जो है 7 नंबर पे हो चुका है। अभी हम सबसे अधिक बात करने के लिए इसमें है कि सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य तो ये है गोवा। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.11% है टोटल इंडियन एरिया का। और जो अब एक तो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य तो ये है आपका सिक्किम। सिक्किम जो है यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है भारत में सिक्किम की। और जो सबसे एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य तो ये हो गया आपका गोवा। सबसे अधिक बड़ा एरिया राजस्थान हो गया। अब हम चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो सारे केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान व निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ से राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है 8,249 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव इन दोनों को मर्ज किया गया और इसकी राजधानी को जो है दमन बनाया गया और इसमें टोटल जिलों की संख्या है मात्र 3। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी इस बार क्वेश्चन पूछा था कि ये जो लद्दाख लेह है उसमें जिलों की संख्या, तो यहाँ पे 2 है, तो जिलों की संख्या से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाने लगे हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर सबसे अधिक जिला वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है कि सबसे अधिक जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे 22 जिला है और दिल्ली में दूसरा स्थान आता है जहाँ पर 11 जिला है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जिला वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया लेह। सब क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो गया? लेह। सबसे अधिक जिला के हिसाब से जम्मू कश्मीर, है ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है और सभी की राजधानी भी याद रखना है। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसकी राजधानी बनाया गया दमन को। दिल्ली का नई दिल्ली है, लक्षद्वीप की कावरती है, पुदुचेरी की पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, लद्दाख का लेह है। तो आपको याद रखना है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं इस वीडियो में, यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं आप नागरिकता देखते हैं दोस्तों। सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करते हैं? तो दोस्तों ये एकल नागरिकता प्रदान करता है जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। एकल नागरिकता कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिकी सरकार नागरिकता प्रदान करती है तो दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका में दिया जाता है, यानी केंद्र का अलग नागरिकता होता है और जिस राज्य में वो निवास करता है उस राज्य की अलग नागरिकता दी जाती है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो दोस्तों वैसे तो एक से अधिक विधि है। नागरिकता समाप्त होने की स्वेच्छा से त्याग करने से भी होती है, या जो है विदेश में चला गया और वहाँ की नागरिकता इधर बिना बताए ग्रहण कर लिया और बहुत दिन तक एब्सेंट रहा तो इस प्रकार भी समाप्त हो जाती है। लेकिन इसका एक आंसर है परित्याग इत्यादि से।
अगला एक आंसर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान प्राप्त की जा सकती है, तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भूमि अर्जन तथा पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा या भूमि अर्जन के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कितने वर्षों तक भारत से लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो कोई भी आदमी अगर भारत से लगातार 7 साल तक बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त होती हुई मानी जाती है। भारतीय संविधान के संदर्भ में दोहरी नागरिकता से संबंधित समिति है। दोस्तों दोहरी नागरिकता से संबंधित समिति जो है लक्ष्मीमल सिंह भी समिति थे, हालांकि ये लागू नहीं हुआ इंडिया में, और इंडिया में अभी भी एकल नागरिकता ही प्रचलन में है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत, और ये आर्टिकल कंज्यूम करते हैं 12 से 35। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? दोस्तों मौलिक अधिकारों की लागू कराने की जो शक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास सुरक्षित है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास सुरक्षित है मौलिक अधिकार को लागू कराने की जो है नियम यानी पावर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह अनुच्छेद 13 में रखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 13। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। हालांकि सारे आर्टिकल की अपनी अलग अलग एक जो है हेडिंग है। जैसे अनुच्छेद 14 की बात करें तो यहाँ पे समता के अधिकार को दर्शाया गया है। 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत को दर्शाया गया है। तो 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार जो है, लेकिन एक बार जो आपको चेन में यहाँ पे आंसर दिया गया है 14 से 18 तक जो है ये भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के विस्तार से वर्णित किया गया है। बात करें अनुच्छेद 17 तो ये अस्पृश्यता के अंत से है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1955 में। ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम तो कब बनाया गया था? तो 1955 में। और भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में वर्णित है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार को संबंधित है? अनुच्छेद 14, यानी विधि के समक्ष समता के अधिकार को जो है समता का अधिकार गारंटीड है। तो ये अनुच्छेद 14 में, यानी कानून के समक्ष, यानी विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष जो है समता का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 14। दोस्तों तोड़ मरोड़ के पढ़िए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर प्रतिषेध वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 23 में वर्णित है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे जो है मानव तस्करी इत्यादि पर रोक है। इसे जो है जो एक प्रकार का जुर्म कहा गया है। तो यह अनुच्छेद 23 में है। बाल श्रम पर निषेध है अनुच्छेद 24 में। इसके तहत जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कल कारखाने में जो है काम पर नहीं लगाए जाएंगे। बाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, बाक है ये। तो यह अनुच्छेद 19 में कहा गया है। इसे ही हम बोलचाल की भाषा में प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 में है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाक एवं व्यक्तियों की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, अनुच्छेद 19 के क में। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 थोड़ा जटिल है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक चीज यानी 6 चीज को दर्शाया गया है। पहले 7 था, 1 को हटाया गया, तो वर्तमान में भी 6 है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेना बहुत ही जरूरी है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 के 1 के क में रखा गया है, यानी 19 के 1 के ए में। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है, यानी कोई भी आदमी जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है सम्मेलन कर सकता है बिना हथियार का। तो ये जो है 19(1) के बी में रखा गया है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है 19 के सी में रखा गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्रों के आपात संचलन का अधिकार 19(1) के डी में रखा गया है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने पर, हालांकि कुछ दिन पहले जो है जम्मू कश्मीर में जो है ऐसे आदमी निवास नहीं कर सकते थे, हालांकि अब तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वहाँ पे जो है विशेषाधिकार उस राज्य को प्राप्त था, तो वो भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये अब जो है ये पहले से ही गारंटीड है, लेकिन अब जो है ये पूर्णतः गारंटीड हो गया है कि भारत के किसी भाग में आदमी निवास कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अपराध से अभियुक्त को स्वयं उसके विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी जो दोषी है उसे खुद को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 के ग में कहा गया है। विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 21 में कोई भी आदमी विदेश की यात्रा कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तन किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों, पहले ये बात करना जरूरी है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नाम से स्पष्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी आर्टिकल को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। और ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ये इसी आर्टिकल के तहत करता है। तो यहाँ से एक से क्वेश्चन से आप बहुत सारे चेन बना सकते हैं। इस प्रकार चेन में आपको याद रखने में सहूलियत होगी। तो ये है दोस्तों इसका आंसर, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकार का संरक्षक है। वैसे मौलिक अधिकार लगवाने के लिए यानी लागू करवाने के लिए जिम्मेवार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32, तो इसे जो है भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा कहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबस कॉर्पस जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बनाया गया रीट है। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि कोई भी आदमी अगर कदाचार सिद्ध यानी जो है बिना कदाचार सिद्ध हुए यानी सस्पिशियस टाइप से उसको अगर पुलिस ने ले गया पकड़ के, तो उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है सशरीर, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक संस्थान की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार वर्णित है। दोस्तों ये अनुच्छेद 26 में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। और वर्तमान समय में इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, जहां पे संपत्ति अधिकार का अब नाम हो गया है विधिक अधिकार। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों, ये कानूनी अधिकार है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रदान की जाती है, तो अनुच्छेद 15 के ख में और 16 के 6 में। तो अगला एक प्रश्न दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रथम शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार के तहत गारंटीड है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराती है भारत सरकार। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता या सीमित नहीं किया जा सकता। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसे राष्ट्रीय आपात या किसी वित्तीय संकट या कोई भी संकट के समय जो है समाप्त किया जा सकता है, इसे या फिर उसे जो है कम किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं किया जा सकता। तो ये अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नाम से स्पष्ट है और जो है इसे कोई कर भी नहीं सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार तो आप नहीं छीन सकते किसी भी परिस्थिति में किसी से। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, बंधुआ मजदूर जो पहले बंधुआ मजदूर हुआ करता था कि आप जो है एक ही जगह काम करेंगे चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तो इस प्रकार की अधिनियम बनाया गया कि इस प्रकार जो है ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो ये अधिनियम 1976 में बनाया गया था, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। जो नए क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उसे आप नोट कर लिया कीजिए ताकि आपको जो है एक अच्छी नोट तैयार हो जाए। मूल अधिकार अनुच्छेद, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है, ये मूल अधिकार की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार जो रखा गया अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में रखा गया, इसमें 23 में जो है आप देखे हैं कि ये मानव तस्करी आदि पर रोक है। अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम पर निषेध है। वहीं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक गारंटीड है। अब बात करते हैं यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से 30 में है। संस्कृति को, कोई भी अपनी संस्कृति को जीवंत रह सकता है और अपनी जो है उसकी संस्कृति शिक्षा संबंधी, जैसे कोई मुस्लिम है तो भी उर्दू भाषा इत्यादि पढ़ सकता है। तो यह अनुच्छेद 29 से 30 में व्यवस्था की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32 में रखा गया है। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में नीति तत्व लिए गए हैं, तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं जो भाग 4 में रखा गया है। भारतीय संविधान में नीति तत्व वर्णित है तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था ली गई है दोस्तों। भारतीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है राज्य के नीति निषेध तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखा गया है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संबोधित करती है, तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संबोधित करती है। हालांकि अनुच्छेद 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया, यहाँ पे मैं 51 बता रहा हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है नीति निषेध तत्व की मेन फंडा होता है और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस समिति की अनुशंसा के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 42वां संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 10। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 46वें संविधान 2002। दोस्तों पहले जो है भारतीय संविधान में 1976 में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो उस समय थे 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और 11वें मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो दोस्तों मूल कर्तव्य है ये केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं, यानी जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उन्हीं पर ही लागू होते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहा, ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2002। और ये किस चीज से संबंधित था? तो एक और मौलिक कर्तव्य जो बढ़ गया है, आज भारतीय संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। मैं बात करूं एक बार फिर से दोहराता हूं दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य को किस जो है भाग में रखा गया है? आप ये भी अभी हमने देखा था कि मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। और इसको सबसे पहले बार कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। तो पहले 10 थे, बाद में 11 हुए, तो 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला रहेगा कि 86वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से। कब? तो 2002 में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो के साथ।